मैंने अपने आप के साथ शोध करके देखा कि मैं 10 चीज़ों में शायद फेल हुआ हूँ, पर वो 10 फेलियर स्टोरीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग स्टोरीज़ थी, वो सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरीज़ थी, क्योंकि शायद जिस 11वीं चीज़ में मैं कामयाब हुआ हूँ वो उन 10 चीज़ों की वजह से था जिन 10 चीज़ों में मैं कामयाब नहीं हो पाया। मैं ये कहना बहुत गलत होगा कि हमने यहाँ पर आके कुछ गाँव को दिया या फिलैंथ्रोपी करी या अडॉप्ट करा, ये सब शब्द बहुत बड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि इन सब शब्दों के हम आसपास भी हैं, क्योंकि हमें गाँव ने बहुत कुछ दिया। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के यूथ के लिए है वो है चीज़ों को प्रैक्टिकली करना, उसको धरातल पे उतारना, उसकी डिटेलिंग पे जाना। मेरा नाम अभिनव आलूवालिया है। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे तहसील विकासनगर से मेरा निवास है। मेरा जन्म देहरादून में हुआ, पर मेरी बचपन लगभग विकासनगर में ही बीता है। मैं विकासनगर में, हमारा परिवार का एक छोटा सा कारोबार है। मेरे परिवार की ये हिस्ट्री है कि हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल में और गांधीयन फ़िलॉसफी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारा जो बचपन की अपब्रिंगिंग थी वो ज़्यादातर गांधीयन फ़िलॉसफी को ही लेके चली है, सोशल डेवलपमेंट को लेके चली है, समाजवाद को लेके चली है। बाद में अपनी हायर एजुकेशन, स्कूलिंग की हायर एजुकेशन के लिए देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में ज़रूर चला गया। ग्रेजुएशन मैंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में करी, क्योंकि एक बिज़नेस फैमिली से आते थे। पर जब तक थोड़ी समझ आई कि अब हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाना है या लाइफ में क्या पर्पस है, तब तक ये समझ में आया कि मैं कुछ डेवलपमेंट सेक्टर से, कुछ कृषि से, क्योंकि विकासनगर एक सेमी रूरल अर्बन एरिया है, जहाँ तक जो उसकी आउटस्कर्ट्स हैं वो सारी रूरल हैबिटेट्स हैं। तो ये समझ आई कि हमें एग्रीकल्चर से या कृषि से रिलेटेड कुछ करना है। तो मैंने अपना MBA इन रूरल मैनेजमेंट करा, जिसमें कृषि एक मेजर सब्जेक्ट था। शिक्षा, कृषि, हेल्थ, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, इन सब चीज़ों को लेके शोध किया अपनी हायर एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान। उसके बाद मेरा पहली जॉब गुजरात सरकार के साथ सलाहकार के तौर पे थी, तो वो एक काफ़ी अच्छी लर्निंग थी। उसके बाद मैं 2012 में वापस आया और 2012 में वापस आके अपने फैमिली बिज़नेस को मैंने फिर से रिवाइव करने की कोशिश करी। उसके बाद लगभग 2013 के आसपास, जो कि अनिरुद्ध आश्रम जहाँ पर हम बैठे हैं, इसका निर्माण 2007 में मैंने करा था। मेरे ग्रैंडफादर के निधन के बाद वो एक समाज सेवी थे, और उसके बाद मुझे लगा कि उनके कार्य को किसी तरह से हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तभी इस छोटे से स्थल का निर्माण हुआ, जो गाँव के साथ, गाँव के लोगों के साथ हमें जुड़ने का एक मौका देखता है और साथ कुछ करने की भी एक पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करता है। 2013 में जब मैं वापस आया तो हमारे बगल में एक लाइब्रेरी एवं गतिविधि केंद्र है, जिसका नाम पुष्पा पुस्तकालय एवं गतिविधि केंद्र है, उसका निर्माण हुआ। ये उत्तराखंड की पहली रूरल लाइब्रेरी थी। ये उस दौरान की बात है जब मेरी ग्रैंडमदर की तबीयत ख़राब थी और मैं अलग अलग हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहा था कुछ, क्योंकि मैं अपनी दादी से काफ़ी जुड़ा हुआ था। तो एक मेरे लिए काफ़ी इमोशनल एक फ़ेज़ था, क्योंकि कुछ समय बाद वो उनका लास्ट फेज़ था और मैं उनको जाते हुए देख रहा था। कुछ समय बाद वो हमारे बीच नहीं रहीं, पर उस दौरान नूपुर का मेरे से काफ़ी कनेक्ट हुआ और हमने इस बारे में चर्चा शुरू करी कि वो उनका लाइफ में विजन क्या है। नॉट दैट शी वॉज डूइंग समथिंग वेरी स्पेसिफिकली ग्रेट दैट टाइम, दो देहरादून ड्रम सर्कल अपने आप में ही एक बड़ा अचीवमेंट था, पर उनका और चीज़ों को लेके फ्यूचर में जो विजन था वो मेरे को काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड करा। पहला आइडिया प्लांटेबल पेंसिल से ही हमने इस संस्था की, जो कि अभी आगे आने वाली थी, उसकी स्थापना करी थी। तो तब तक हमने पेपर और चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करा था, पर एक पहला प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर डिस्कशन हुआ था। क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था, मैंने सरकार के साथ काम करा था, तो उन्हें शायद लगा कि मैं कृषि में काफ़ी रुचि तो रखता ही था, पर शायद काफ़ी मेरे को नॉलेज हो इस बारे में। जब तक सरकार के साथ था तब तक बहुत सारी कंसल्टेंसी पे और बहुत सारे विषयों पे अपने आप को स्पेशलिस्ट समझता था। जब मैं वापस आया और मैंने कृषि के खुद एक्सपेरिमेंट जब करे, तो अपने आप को कहीं ना कहीं फेलियर पाया। तो ये रियलाइज़ हुआ कि फार्मर के पास जो नॉलेज है, जो नो हाउ है, जो हम सोचते हैं कि हर टॉम डिक एंड हैरी के पास मिलती है और जिसको कुछ करना नहीं आता वो एक किसान है, वो बिल्कुल खारिज हो गई। क्योंकि ये पता चला कि सबसे ज़्यादा स्किल, सबसे ज़्यादा हार्डवर्क, सबसे ज़्यादा नो हाउ, किस डेप्थ की नॉलेज एक एक फसल को लेके
बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं है, एक सीज़न को लेके, मौसम को लेके उस व्यक्ति के पास है जिसको हम किसान बोलते हैं। तो इस रियलाइजेशन, इस चीज़ का रियलाइजेशन उस समय ज़रूर हुआ जब हम इवॉल्व की स्थापना कर रहे थे और इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मेरे पास जो भी कृषि को लेके, बीज को लेके, क्योंकि इस प्रोडक्ट में बीज का एक बड़ा हिस्सा था, बीज को लेके जितनी नॉलेज थी वो मैंने उनको दी, हमने एक साथ इकट्ठा शुरू करी। तो तभी इस बीच इवॉल्व फाउंडेशन का निर्माण हुआ, जिसकी फाउंडर नूपुर हैं। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इस संस्था में को फाउंडर बनूं। चैलेंजेस ज़रूर आए। इसकी मार्केट एक्सेप्टेंस कोई ये दाल आटा चीनी नहीं थी कि जिसकी डिमांड पहले से हो। ये पसंद ज़रूर सबको आती थी, पर इसको बेच पाना, संस्थाओं को दे पाना एक आसान प्रोसेस नहीं था। ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट सबको अच्छा लगता था, पर जब इसको धारण करना हो किसी संस्था में उतना आसान नहीं था। और एक ये इंटेलेक्चुअल बॉय है, आपने एक बार ख़रीद लिया तो ज़रूरी नहीं है आप उसको बार बार, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना भी एक चैलेंज था अपने आप में। तो मेरा मानना ये है कि इस बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी इस पूरी जर्नी की रही है वो नूपुर थी, क्योंकि उसी ने इस आइडिया को इस एक माला में पुरोया और बाकी सब लोग उस माला के तौर से जुड़ते चले गए, कहानी बनती चली गई। इस बीच हमने एक कहानी प्रोजेक्ट भी करा, तो बहुत सारी कहानियाँ इवॉल्व के थ्रू जुड़ी हुई है। देहरादून ड्रम सर्कल उसका पार्ट बना, इवॉल्व के माध्यम से हमने फार्मर्स मार्केट करा, इवॉल्व के माध्यम से उसकी कार्यशाला करते हुए बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आई, कॉन्सेप्ट बने। एक और दूसरी संस्था का निर्माण हमने करा नूपुर और मैंने मिलकर, जिसका नाम कीवी किसान विंडो है, जो कि अपने आप में किसानों के साथ अलग तरीके से काम कर रही है। मुझे लगता है मैं आई वुड से आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड। मेरा सौभाग्य था कि मैं जिस तरह के परिवार में पैदा हुआ वहाँ मेरे को हर तरह की एक्टिविटी करने के, प्रयोग करने की छूट मिली। सिर्फ छूट के साथ साथ नहीं, मोटिवेशन मिला। बहुत सारी चीज़ों को हमने अपने उस यूथ फेज़ में, एक्सपेरिमेंटल फेज़ में बहुत सारी चीज़ों से हम फेलियर हुए, पर हम निराश नहीं हुए, क्योंकि हमारे माँ बाप ने कभी उस चीज़ को अन्यथा नहीं लिया कि ये व्यर्थ है समय और इससे क्या उपयोग होगा। और हमें कभी कमर्शियल एंगल बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया, जबकि मैं एक बिज़नेस ओरिएंटेड फैमिली से आता हूँ। मेरे पिताजी का नाम अमिताभ अनिरुद्ध है, मेरा मदर का नाम मीनू अमिताभ है। मैं एक छोटे से बिज़नेस फैमिली से आता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर का नाम अनिरुद्ध कुमार है। हमारा परिवार काफ़ी मैंने आपको बताया कि गांधीयन फ़िलॉसफी में, फ्रीडम में इन्वॉल्व रहा है, तो वो इंस्पायर करता रहा। वो कहीं ना कहीं हमें दिखाता रहा कि इतने महत्वपूर्ण फेज़ में हमारे परिवार का छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी था, तो इस कंट्रीब्यूशन को हमारे प्रति बड़ी वैल्यू थी। तो हम उस बड़े हम्बल बैकग्राउंड, बैकवर्ड एरिया से आते थे, पर फॉरवर्ड थिंकिंग में, लिबरल वर्ल्ड में और सामाजिक दृष्टिकोण में कभी किसी तरह की कमी नहीं होने दी हमारे परिवार ने। और हमें वो फ्रीडम दिया कि हम दुनिया में या समाज में कुछ भी सोचें, पर कुछ ऐसा कार्य करें जिसमें हम सिर्फ अपने अंदर ही नहीं पर अपने से बाहर भी समाज में भी कोई वैल्यू ऐड कर पा रहे हो। मैंने आपको बताया मोटिवेशन का कारण सबसे बड़ा परिवार और हमारा अपब्रिंगिंग सिस्टम था। काफ़ी सारी संस्थाओं में इस तरह के लोग दिखते रहे जो अपने से ज़्यादा अपने समाज की, आसपास के लोगों की, जिन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं उनकी परवाह करते थे। तो वो मोटिवेशन काफ़ी चलता रहा इस दौरान अलग अलग चीज़ों में। मैंने आपको बताया इवॉल्व फाउंडेशन के दौरान जब इसकी स्थापना हुई, मेरा काफ़ी बड़ा मोटिवेशन नूपुर के ज़रिए भी मेरे पास आया, परिवार के ज़रिए मेरे पास आया, बहुत सारे मित्र हैं उनके ज़रिए आया। मुझे लगता है मेरे रोल मॉडल अगर आइडली देखा जाए, मैं सो कॉल आइडलिज़म पे वैसे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, पर बहुत ज़्यादा जो प्रेरणा मेरे को मिली है वो मेरे ग्रैंडफादर से मिली है। वही कारण रहा कि जिस प्रेमिसेस में हम बैठे हैं, अनिरुद्ध आश्रम का 2007 में निर्माण हुआ, 2008 में ये शुरू हुआ। रोल मॉडल मेरे वही रहे, पर मैं हमेशा से गांधीयन फ़िलॉसफी से, क्योंकि वो एक गांधीयन थे, गांधीयन फ़िलॉसफी से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हूँ। मेरे ग्रैंडफादर जब तक जीवित थे तब तक मेरे को उनसे बहुत डर लगता था, क्योंकि वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी।
स्ट्रॉन्ग का मतलब ये नहीं कि मेरे को नहीं लगता मैंने उनसे ज़्यादा प्रॉबली सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी भी किसी और की देखी हो। उनके जब जोक होते थे वो एक 5वीं क्लास के बच्चे के साथ भी उतना अच्छा मजाक कर सकते थे, और वो अगर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बैठे हैं वो उसके साथ भी उस लेवल का मजाक करते थे। तो बिकॉज ही वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट, ही वॉज इन्वॉल्व इन समवेयर विद सो कॉल्ड डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, बिकॉज आई वुड नॉट कॉल इट एज अ पार्टी पॉलिटिक्स। वो किसी पार्टी के सदस्य कभी नहीं रहे, वो एक आर्बिट्रेटर के तौर पे काफ़ी समय तक अपने इलाके में विकासनगर के जाने गए। लोगों का विश्वास था उनके प्रति। वो एक काफ़ी अच्छे पोएट थे, जो कि शायद उनकी मृत्यु के बाद हमने जब उनकी डायरीज़ देखी, और 2007 में मेरे को ये मौका मिला कि मैंने उनकी एक किताब कंपाइल करी अनिरुद्ध के नाम से ही, और वो किताब 2008 में जब इस आश्रम का जहाँ बैठे हैं निर्माण हुआ, उसी दिन 24 जुलाई को 2008 में उस किताब का भी विमोचन हुआ गया इसी स्थल पे। तो उनकी ये जो कविता जो उन्होंने अपने मृत्यु से, शरीर छोड़ने से 13 दिन पहले लिखी, मेरे को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने लिखा, मृत्यु की गोद में मेरा ये जर्जर निर्जर शरीर, तेरी कृपा की एक अमृत बूंद से करवटें बदलने लगा। धन्य तू, धन्य तेरी कृपा, खरा ये पानी सागर का, मधुर झरनों में बदलने लगा। जीवन में तूने दिया अनंत, जिसका नाम मैं पात्र था। आज काल के अश्व पर चढ़ के जब मैं जाने लगा, तूने आके अश्व को रोका है क्यों? लगता है इस दास पर तेरी अभी देनदारी बाकी है कोई, पर शेष तो कुछ भी नहीं है मेरी झोली में। कृपा कर एक अवसर दे, अमृत ज्ञान की एक बूंद हृदय में टपका जा। भूल चूक तो सदा से होती आई है दाता, कृपा से तेरी उऋण होके ही जाऊंगा। मुझे याद है जब वो बिल्कुल ही अपने, जिस तरह की ये कविता 13 दिन पहले लास्ट डेथ बेड पे थे, तो उनका एक मित्र आए, उन्होंने बोला कि अनिरुद्ध कुमार, वैसे तो सब ठीक है, पर तूने अपनी सब कागज़ वागज़ देख लिए, वसीयत लिख दी, और मुझे पता है तूने लड़के के लिए अपना धन दौलत जायदाद तो छोड़ के जा रहा है। उन्होंने बोला कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा अपने बेटे के लिए, कोई लैंड की रजिस्ट्री नहीं है जो मैंने अपने टेन्योर में बनाई हो, कोई इतनी बड़ी धन दौलत नहीं है जो बनाई है, पर मैंने एक चीज़ ज़रूर छोड़ी है, वो है पारसपत्री। और वो पारसपत्री ऐसी है कि जिस चीज़ को ये छुएगा वो सोना बन जाएगी। तो वो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है कि उन्होंने वो नॉलेज, वो विजडम पिताजी को दिया, और शायद सबकॉन्शियसली हमने भी उसको लिया कि वो पारसपत्री आज हमारे फादर के थ्रू और डायरेक्टली कहीं उनके माध्यम से भी हमारे पास है, कि हम जिस चीज़ में कार्य करते हैं सच्ची श्रद्धा से, शिद्दत से उस चीज़ को डेडिकेटेडली पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो वो पारसपत्री शायद उनकी हमेशा हमारे पास रहें, जब तक हम निष्पक्ष भावना से और एक प्योरिटी से और एक ट्रूथफुलनेस से किसी कार्य से जुड़े हुए हैं। तो वो ज़रूर एक सोने में कन्वर्ट होने का मतलब है एक सक्सेस स्टोरी ज़रूर बनेगी और उसमें कामयाबी मिलेगी। तो शायद उनकी ये लर्निंग काफ़ी टच करती है। मेरे को फ़ोटोग्राफ़ी काफ़ी पसंद है, मेरे को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है जब मैं जगहों पे भारतवर्ष में, दुनिया भर में जब घूमता हूँ, तो बहुत सारी सीखें ऐसी हैं, जो लर्निंग ऐसी है जो कि इतनी ज़्यादा प्रेरणा देती हैं, प्रेरणा स्रोत बनती हैं। जब नए लोगों से मिलना होता है, नई जगहों पे जाना होता है, नए लोगों के कार्यशैली को देखने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो मेरे को ट्रैवलिंग, फ़ोटोग्राफ़ी, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ट्रैकिंग, इन सब चीज़ों में काफ़ी लगाव है। मैं अपने रिलीजन जिससे मैं बिलोंग करता हूँ उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं उतनी ही रिस्पेक्ट और धर्मों की भी करता हूँ। मेरे को इस्लाम से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मेरे को बहुत बुद्धिज़्म से तो बहुत प्रेरणा मिलती है, मेरे को जैनिज़्म से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बाकी जहाँ तक बात आती है स्पिरिचुअलिटी की, मुझे लगता है कि आई एम क्वाइट स्पिरिचुअल इन, बिकॉज आई फील दैट देयर इज़ दिस यूनिवर्स, देयर इज़ दिस द बिगर गॉड जो इन सब रिलीजन से ऊपर है, इन सब सेक्ट से ऊपर है। मेरी मदर का नाम मीनू अमिताभ है। मुझे लगता है मेरी मदर की सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मेरी पर्सनालिटी पे और मेरे कैरेक्टर पे और मेरे वे ऑफ थॉट प्रोसेस पे। शी इज़ द बिगेस्ट पिलर ऑफ माई लाइफ। उनकी वजह से मेरे को हर चीज़ में मोटिवेशन मिलता है। वो मेरी हर छोटी से छोटी बात को बिना कहे समझती हैं। लाइफ में बिगेस्ट सपोर्ट मुझे लगता है मेरे फादर हैं। अगर देखा जाए वो एक ही इंस्टीट्यूशन है और उस इंस्टीट्यूशन ने मेरे को अलग कभी महसूस होने नहीं दिया, पर मेरे फादर का जो लेवल ऑफ फियरनेसलेस इन फ्रीडम है ना, कि तुम्हें जो इस पृथ्वी पे करना है वो करो,
किसी चीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई। बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर वो मेरे को नहीं रोकते क्योंकि वो चाहते हैं कि ये चीज़ को मैं खुद रियलाइज़ करूँ। म्यूज़िक का मेरे को अनंत शौक़ है, मेरे को बहुत मोहब्बत है संगीत से। मैंने इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि मैं बहुत बेसुरा होने के बावजूद भी मैंने अपने क्लास 10th के बोर्ड्स एग्ज़ाम में हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को एज अ सब्जेक्ट लिया। आई विल नॉट कॉल माई सेल्फ टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, बट आई एम एन एंथुजियास्ट एंड प्रॉब्ली अ पुअर स्टूडेंट। पर मेरे आसपास जो मेरे मित्र थे, दोस्त थे, विशाल भारद्वाज जी का बेटा मेरे साथ रहा, तो वो अब आज बड़े होके वो म्यूज़िक एडिटर और डायरेक्टर बना है। तो उन सब लोगों का इन्फ्लुएंस मेरे आसपास रहा। फिर बाद में नूपुर मेरी ज़िंदगी में आई, जो कि अपने आप में ही एक म्यूज़िक की मैं कहूँगा अपने आप में शी इज़ एन ओशन ऑफ म्यूज़िक। वो सागर हैं संगीत का, और वो भी किसी एक इंस्ट्रूमेंट को या किसी एक वोकल को लेके नहीं, बट उनका भी एक डायरेक्शन को लेके, म्यूज़िक के प्रोडक्शन को लेके, एक्úस्टिक को लेके, और जो कि उनकी एक संस्था है देहरादून ड्रम सर्कल, जो संगीत के एक्सप्रेशन की और ह्यूमन के एक्सप्रेशन की बात करता है। तो वो काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। पर मेरे को मेरी जो पर्सनल लाइकिंग है वो अनडाउटेडली इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है। ऐसे चुनना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं। रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, अगर म्यूज़िक डायरेक्टर में नाम लें तो ए.आर. रहमान का नाम मेरे जहन में सबसे पहले आता है। पर क्योंकि मैंने विशाल भारद्वाज को काफ़ी नज़दीक से देखा है और मैं उनको पर्सनली एज अ पर्सन जानता हूँ, तो फिर भी आई थिंक आई विल गिव हिम ऑन दिस वन। मेरे को लगता है शायद मेरे को विशाल भारद्वाज एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर मेरे जहन के सबसे नज़दीक हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के यूथ के लिए है वो है चीज़ों को प्रैक्टिकली करना, उसको धरातल पे उतारना, उसकी डिटेलिंग पे जाना। मुझे लगता है नूपुर मेरे लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस थी। वो एक सेंसिटिव टाइम था जब मैंने उसे करीब से जाना, मेरे लिए भी। तो नूपुर एक अपने आप में एक ऐसी इंडिविजुअल है जो आपको बहुत सारी मिथ को तोड़ने का एग्जाम्पल है। जैसे कि लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, पर नूपुर को जब आप देखें तो आप ये नहीं महसूस कर सकते कि किसी भी तरह से उनका स्त्री होना उनके किसी भी कार्यशैली में कोई हैम्पर कर रहा हो। वो एक लाइव एग्जाम्पल है ऑफ फीमेल creative entrepreneur and a social development person who is contributing to the society regardless of what the society is going to give back, regardless of its monetary value, regardless of its sustainability in terms of कि ये चलेगा कैसे। वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत सेंसिटिव हो जाती है, वही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो मेरा उसमें ही यही मैसेज उसको देना चाहूँगा कि उसकी जो सेंसिटिविटी है वो उसको ना छोड़े और वो उसी पैशन से, उसी संवेदनशीलता से, उसी डेडिकेशन से उस कार्य में जिसमें वो कर रही है और करना चाहेगी और करेगी, उसमें लगी रहे। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ में मटीरियलिस्टिक सक्सेस मिले ना मिले, पर वैल्यू एडिशन सक्सेस इस संसार को, इस सोसाइटी को ज़रूर मिलेगी और उसको तो अवश्य मिलेगी। नूपुर से मेरे को बेइंतहा मोहब्बत ज़रूर है और प्यार की एक नई परिभाषा इसने मेरे को सिखाई है। हम बड़े होते हैं इस चीज़ को सोचते हुए कि हमारे जीवन में कोई ऐसा साथी आएगा, और उस सब की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हमारे बचपन से लेके बड़े होते तक बनती हैं। जब मैं नूपुर को मैंने करीब से जाना और हम लोगों के एक साथ की जर्नी शुरू हुई, हमेशा हम बोलते थे कि ये एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें हमने किसी दिन, मुझे याद नहीं कि हमने तय करा है कि आज से हम साथ हैं। ये हमारा साथ का एक प्रोसेस ऐसा शुरू हुआ कि हमें भी काफ़ी सालों बाद रियलाइज़ हुआ कि ये शुरू कब हुआ। तो ये एक बड़ा ऑर्गेनिक वे में हम लोगों ने एक दूसरे से शायद दोस्ती, फिर प्रोफेशनलिज्म और फिर एक ऐसा रिश्ता बनाया जो कि मुझे लगता है इट इज़ बियॉन्ड एनी रिलेशनशिप, और मैं उस चीज़ को कई बार शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर पाता हूँ कि कितना मैं उसके लिए मैं अपने आप को अपने हृदय से उसके प्रति कनेक्टेड महसूस करता हूँ। और ये महसूस करता हूँ कि जो भी मैं कुछ कर पा रहा हूँ, जो भी मैं कुछ कह पा रहा हूँ, जो भी मैं कुछ सोच पा रहा हूँ, उसमें उसका इन्फ्लुएंस, उसका मोटिवेशन, चाहे वो फिज़िकली कुछ कहे या ना कहे, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, बैक कॉन्शियस में वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता हूँ। आई थिंक शी इज़ बीन अ लकी चार्म टू मी। जब भी उसे अपने बगल में खड़ा पाता हूँ
तब इन सब चीज़ों को बड़ा छोटा महसूस करता हूँ और लगता है कि डगर बड़ी आसान है और इसको हम साथ किसी ना किसी तरह से पार कर लेंगे। अभिनव बचपन से शांत स्वभाव का था और कभी भी ऐसा घर में तोड़ फोड़ दंगा नहीं करता था। घर में जो भी सामान जहाँ भी हम सजा के रखते थे कभी उसने टच नहीं करा। उसके खुद के टॉयज़ भी जैसे सजे रहते थे, आज तक मेरे पास उसके वो टॉयज़ हैं। मतलब उसने उन टॉयज़ को खेला ज़रूर है लेकिन कभी तोड़ा नहीं। और उसके बाद जब उसने स्कूल जाना शुरू करा तो उसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं था, पर ऐसे स्कूल जाने में कभी तंग भी नहीं करता था। तो धीरे धीरे जब वो 5th स्टैंडर्ड में आ गया तब हमें लगा कि इसका पढ़ाई में भी मन नहीं है और एक छोटे शहर में हम लोग रहते हैं तो इसका एक्सपोजर नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग ने देहरादून में एक स्कूल नया खुला था, एशियन स्कूल, वहाँ हमने इसको बोर्डिंग में डाला। वहाँ पे जब भी मैं पेरेंट्स मीटिंग में जाती थी तो पढ़ाई के बारे में तो सेम वही शिकायतें मिलती थी कि इसका मन नहीं है पढ़ने पर वहाँ वो लोग ज़रूर कहते थे कि बहुत ही जॉली है और बहुत शैतानियाँ करता है। लेकिन मैंने कहा कि हमने तो कभी इसको इस तरह से नहीं देखा है, पर स्कूल में हो सकता है कि शैतानी करता था और सबको बहुत हंसाता था। तो हमने कभी भी उसको इंसिस्ट नहीं करा कि कोई प्रेशर नहीं डाला। उसमें अपने आप ही शायद परिवर्तन आया। फिर क्लास 10th में भी वो फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ। उसके बाद वो शिमला पढ़ने गया, शिमला में भी उसका काफ़ी अच्छा रहा। फिर जब ये बड़ा हो गया तो इसने डिसाइड किया कि मेरे को वहाँ जाना है, तो इंटरव्यू था इसका। तो इसने जब ये इंटरव्यू में पास हो गया तो मैंने कहा कि तुम इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गए, बहुत बड़ी बात है, कैसे? तो इसने कहा कि एक्चुअली ये अपने दादाजी का कोट पहन के गया, बंद गले का, क्योंकि दादाजी जो थे वो गांधीवादी विचारों के थे और हमेशा ही उन्होंने खादी पहनी। तो कहने लगा कि मेरे ड्रेस सेंस को देखकर उन लोगों ने कहा कि आज जिस तरह से तुम कपड़े पहनकर आए हो, आजकल के बच्चे तो ऐसे कपड़े पहनते ही नहीं हैं कि बंद गले का कोट हो। ये तो हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन शायद इस वजह से हो गया हो। नुपुर को जितना मैं जानती हूँ उसके बारे में भी मेरे को यही लगता है कि उसके भी बहुत अच्छे संस्कार हैं और जिस तरह से वो बच्ची भी जिस तरह से पढ़ी है, जो मतलब आम तौर पे जो बच्चे जब ज़्यादा अच्छे स्कूल में या ज़्यादा अच्छी जगह पढ़ जाते हैं तो वो अपने आप को एक थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा अपर क्लास समझने लगते हैं। पर इस बच्ची में भी मैंने ये वाली बात महसूस करी है कि ये भी हर आदमी के साथ जुड़ती है। अभिनव एक शांत, मेरे लिए वो एक शांत बच्चा है। उसका एक स्वभाव भी बिल्कुल शांत है और बहुत गहन है। और कोई बात उसे कह दे तो वो उस पर चिंतन करता है और उस पर काम करता है और उसकी अपने जीवन में महत्वाकांक्षाएँ हैं। परमेश्वर करे वो पूरी हों। जो भी वो बनना चाहे, जो भी वो करना चाहे, मेरा हर चीज़ में उसके लिए साथ होगा। मैं तो हर कदम पे अपने बेटे के साथ हूँ, उसकी सफलता के लिए कामना करते हुए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना कितनी खास? अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार पर भी एक प्यारी सी कहानी शूट की जाए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए हमारे दिए हुए लिंक पर। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए भी है। ये कहानी है सदियों के लिए। दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए राधिका और माई लाइफ माई स्टोरी की टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।